वेलकम बैक। मैं हूं स्वंजित रोशन और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये एक वन शॉट है। इस वन शॉट में हम लोग क्या खास सीखने वाले हैं? सिर्फ पूरे सिलेबस को कवर करना इस वन शॉट का मकसद नहीं है। पूरे कंसेप्ट जो सिलेबस में आते हैं और जो प्रीवियस ईयर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने 2015 से लेके 25 के बीच में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे रखा है। आपको देखना है उनको कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप बस मस्ती से अपना हाथ पैर जमा के बैठ जाइए, बॉडी में एनर्जी भरिए और शुरू हो जाइएगा। क्योंकि एक क्लास जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये पूरी मुहिम आपको 95-95% मार्क्स की गारंटी देता है। और वो भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, जितना मैं कराऊंगा उतना क्वेश्चंस कर लो, उस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कर लो और मजा आ जाए तो ही इसको क्या करना, आप पढ़ना मजे से। एकदम क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हम लोग आज निकल के आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखेंगे। होता क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना? ये पॉलिनोमियल से अलग कैसे होता है, इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल से कैसे कनेक्टेड होता है, दोनों में क्या खासियत होती है, इनको चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आखिर क्या ऐसा रूल है कि वर्ड इक्वेशन को पढ़ें और डायरेक्ट उसे हम लोग इक्वेशन बना दें, क्योंकि इक्वेशन बनने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के एक बैलेंस मेथड होते हैं जिनको यूज अगर करें तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब ये वर्ड इक्वेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं, एज बेस हो सकते हैं, दो डिजिट का नंबर पर बेस हो सकता है, ज्योमेट्री के एरिया वॉल्यूम इस पे रिलेटेड होते हैं, है ना, पेरीमीटर, या बोट स्ट्रीम की इधर धारा के विपरीत जा रहा है इस पे बेस्ड होता है, पानी टंकी वाला होता है ना, एरिया पे बेस्ड होता है। ऐसे कितने सारे जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा करूंगा। और पहले तो मैं इनको अलग से बनाने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे हम रियल सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रूट्स को और जीरो में क्या डिफरेंसेस है, ये भी मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। इसके बाद जो सबसे पावरफुल चीज होता है इस चैप्टर का, वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो अभी तक जितना मैंने बताया है आपको या सिखाऊंगा इसके पहले, उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन लाने का काम करेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2A, ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी बताऊंगा। और उसके बाद में इसके जो रूट्स निकलेंगे, दो रूट्स जो निकलेंगे, उन रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होंगे, इक्वल होंगे, कब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब कुछ हम लोग इसी में सीखने वाले हैं। तो इतना सारा कुछ आपको विद क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीखने को मिलेगा। तो बस आप शुरू करिए और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, है आइडिया किसी को? तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जो बनता ही है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करने के बाद। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को होता क्या है, जिसमें एक वेरिएबल होता है, याद रखिएगा, एक वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा या तो प्लस का साइन, माइनस साइन, ये देखने को मिलता है आपको। और इन सबके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनता है उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर
सॉरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है बात? अगर इसमें ध्यान रखने की क्या बातें होती है वो थोड़ा सोचिएगा कि जनरली ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं वो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, है ना, उसके बाद कोफिशिएंट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वेरिएबल होते हैं उनका पावर क्या होना चाहिए, उनका पावर क्या होना चाहिए, तो उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे x यहाँ लिखा हूं ना, मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे x का पावर 3 लिख दिया, तो यहाँ पर जो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। याद रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 1 से लेके 2 3 4 5 होना चाहिए, है ना। जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। जैसे कोई कांस्टेंट आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस 6, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि आपको पता है ना किसी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है या कोई भी नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया? ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ऑपरेशन, तो एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल के साथ डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो क्या होता है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको समझ में आएगा, और वो क्या होता है देखो, जैसे होता है कि मान लो a1 x का पावर n प्लस a2 x का पावर n माइनस 1। जनरली जब पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा डिग्री, उससे कम ऐसे लिखते जाते हैं। अगला होता है a3 x का पावर n माइनस 2 प्लस, ऐसे डॉट डॉट करते करते आप an और कहां तक लिखोगे, x का पावर 0 तक, और इक्वल टू अगर आप 0 कर दोगे तो यही बन जाता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो बोलोगे हाईएस्ट पावर एक में n है ना, क्योंकि इसके सारे पावर्स को देखो ना, एक पावर है x, सॉरी एक पावर है n, एक पावर है n माइनस 1, एक पावर है n माइनस 2, और ऐसे करते करते और एक पावर है 0। इन सारे पावर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है, n का मतलब वेरिएबल है, n का वैल्यू आप 10 मान लोगे तो पहला हो जाएगा 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे करके 0। तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया, n ही ना हुआ। तो इसीलिए ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखना, आपने ध्यान से देखा होगा कि जो डिग्री है वो मैक्सिमम 0 तक गई है, सॉरी मिनिमम 0 तक गई है, 0 से नीचे नहीं जा रही है, और कोई भी चीज देखोगे यहाँ डिवाइड में नहीं है ना। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। आई होप आपको ये बात बहुत आसानी से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, यहीं से निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो निंजा टेक्निक जो आप खोज रहे थे। तो जनरली ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। किसके बेसिस पे, हम उनके डिग्री के बेसिस पे तय करते हैं उनका नाम, उनके डिग्री के बेसिस पे तय करते हैं उनका नाम। इन्हीं पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन जो मैंने बताया उसकी डिग्री अगर एक हो, उसकी डिग्री अगर एक हो तो वो इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है, लीनियर। वो जनरली दिखता किस फॉर्मेट में है, दिखता है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां a और b कोई फिक्स कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये x जो है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है वो निकाला जाता है, अभी आगे सिखाएंगे कैसे निकलता है, उसको क्या बोलते हैं। बट ये है एक स्टैंडर्ड नहीं, एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 जिसे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं।
तो देख रहे हो यहाँ पर ए और बी फिक्स कांस्टेंट होता है, इसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, एक्स जो होता है वेरिएबल होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितने रूट्स निकलेंगे, एक रूट्स ही फाइंड आउट होगा, यानी एक ही ऐसा एक्स का वैल्यू सोच पाओगे जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? हाँ, अब ये जो दूसरा है ना, मत पूछो, ये दूसरा ही है वो जी का जंजाल, इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक। और सही मायने में क्वाड्रेटिक में आपने क्या देखा, किस पोलिनोमियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी 2 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई आपको पूछे कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है या किसको कहते हैं, डिफाइन करने पूछे, तो आप बड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। या और क्या बोलोगे, एनी इक्वेशन या एनी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एनी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने पर एक्स का दो ही ऐसा वैल्यू आप ले पाओगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से अगर 3 हुआ उसका डिग्री तो उसे क्यूबिक बोलेंगे, 4 हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 5 हुआ तो ऐसे करके पोलिनोमियल ऐसा उनका नाम होता है। क्लियर है बात? तो इन क्यूबिक में 3 होते हैं। आई होप समझ में आ गया। तो सही मायने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा एक बार मैं समझा देता हूं, तब सबके समझ में आने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि ये लगता है सबको कि हम मुझे समझ में आ गया, बट जब देखोगे अभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले साल में, उनको देख के आपको लगेगा ये तो गजब जब है। तो हमने क्या बोला कि कोई भी इक्वेशन इस टाइप का होना चाहिए जिसमें जो वेरिएबल हो, या वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, और मिनिमम एक पावर 2 होना ही चाहिए, समझ लीजिएगा। प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होना ही चाहिए। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। बी और सी जो होते हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट में ले लो या कोई भी ले लो, बट ए जो है ना, ए कभी भी 0 के अलावा बाकी इसमें भी कुछ हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, 0 होने से देखो प्रॉब्लम, जैसे ही ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा, और जब ये गायब हो जाएगा तो फिर मैक्सिमम पावर 1 रह जाएगा, और मैक्सिमम पावर 1 रहने से वो लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। तो ये बात आपको क्या करना था, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में सोच के रखना है। समझ रहे बात को? तो कोई भी अगर एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया हो और अगर आपको पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको पहले उसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में लाने के बाद अगर एक का ए 0 नहीं मिला, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट होंगे एक्स के, वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ऐसे बोल दे कि रूट अंडर एक्स प्लस, है ना, 2 रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूं बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलता है, तो बोलोगे कि सर मैक्सिमम पावर आपने कहा था वेरिएबल का 2 होना चाहिए, यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन हमने एक बात कहा था कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन होता है 2 डिग्री का, और पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या होता था कि जो वेरिएबल होते हैं उनका जो पावर है वो हमेशा 0 से 0 1 2 3 यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ जो x का पावर क्या है, x को आपको पता है ना, इसका रूट को मतलब x का पावर 1/2 इसको लिखते हैं।
तो क्या x का 1/2 0 1 2 3 में से कुछ आता है क्या? क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या? नहीं, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ऐसे चेक भी करना होगा, जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन। देखो 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, और क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा हमें पूछा गया है। अब आपको पता करना है कि कौन है और कौन नहीं है। तो पहले तो बोलोगे ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा इधर से, और इधर कितना है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये एक नंबर का है तो इतना करने का जरूरत नहीं था, आपको दिमाग लगा के सोचने का बात क्या था, अभी मैं सिखाता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। आपको पता है कि बाकी बचे कि ना बचे उससे मतलब नहीं है, इधर से करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस ये 4x आएगा, और प्लस 2 आएगा। और अगर इधर से तो आरएचएस में यही है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। अब सबको एक साइड ले जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो मिलेगा ये 2x स्क्वायर, और माइनस 2x प्लस 4x करोगे तो प्लस 2x, और प्लस 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में है कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल है। यहाँ देख लो एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 2 है स्क्वायर का, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक है। लेकिन इतना नहीं चेक करना था मुझे, सिर्फ ये देखना था कि किनको सॉल्व करने के बाद, किसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ना होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर टर्म बचना चाहिए। तो इसमें भी बच जाएगा, देख लो इसको लगाओगे 2x आ जाएगा, इसमें बचेगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 3 और एक 3x स्क्वायर, और यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला को जरा ध्यान से देखोगे है ना, ये √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो इसे ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का टर्म ये है ना, और एक यहाँ पर है x स्क्वायर, और इधर कितना है 3x स्क्वायर, तो 2 और एक 3x स्क्वायर कट जाएगा, यानी x स्क्वायर का टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। होगा कि नहीं गायब होगा, बोलो बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो ना, √2 इंटू एक्स प्लस √3 का होल स्क्वायर खोलोगे ना, तो एक एक एक्स स्क्वायर का ये जो टर्म में ये वाला आएगा, और एक टर्म यहाँ एक्स्ट्रा दिया गया, तो जोड़ोगे तो दोनों, तो इसीलिए यही ऑप्शन जो होगा वो होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं करके बता देता हूँ, इसको तोड़ोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 आ जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू √6 √2 इंटू √6 इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर ये 3x स्क्वायर माइनस 5x। मैं कह रहा हूं देखो एक नंबर का होता है ना तो सॉल्व नहीं करना पड़ता है, वो मैं अप्रोच बता रहा था। अब इधर जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर एक 3x स्क्वायर हो गया ना, और इधर देख लो राइट हैंड साइड में भी देख लो सेम ही चीज है ना, राइट हैंड साइड में देख लो, ध्यान से देखो, इधर भी 3x स्क्वायर है, इधर भी 3x स्क्वायर है, तो ओवरऑल x स्क्वायर का टर्म गायब हो गया कि नहीं, वही मैं देखने के लिए आपको कह रहा था। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन देखो ताजा ताजा 2023 में आया हुआ है, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करके देखना है, क्योंकि एक नंबर में आप पूरा करोगे तो आपके पास टाइम कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ओवरऑल एक्स स्क्वायर का टर्म बचता है या नहीं, अगर वो बचता है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और नहीं बचता है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब चलो उसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बस ये बताना है, चेक करके बताना है कि बताइए कि ये में 4 जो लिखे गए हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला वाला की बात कर लेते हैं, है ना, एक मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप, अच्छा मैं लास्ट वाला करा देता हूँ, थोड़ा भारी दिख रहा होगा आपको। तो x प्लस 2 का क्यूब माइनस ये दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी कहने का मतलब होता है 2, प्लस 3a, a का मतलब x, 3ab स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। बस चेक करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको ऐसे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखोगे
तो इधर भी एक्स क्यूब का एक टर्म है, इधर भी, तो कट गया। तो बचा क्या यहां से देखोगे 3x स्क्वायर इंटू 2, 3 दूना तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x और प्लस 8 इज इक्वल टू -4। इसको भी इधर ले आओ तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो भी हम लोग चेक कर लिए। एक इसको भी चेक करके देख लो, x से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ करोगे तो ये 3x और यहाँ करोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा। सबको एक तरफ ले आओ तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि कौन वाला नहीं है? बिना सॉल्व किए हुए जैसे 2 नंबर मुझे लग रहा है कि ये नहीं है। तो मुझे तो ये देखो ये 2 नंबर जो इक्वेशन है वो मुझे लग रहा है कि नहीं है। क्यों? देखो क्योंकि जब x अंदर जाएगा तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी एक ही एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा और क्योंकि एक एलएचएस में है एक आरएचएस में है सेम साइन में है तो ये कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म हो जाएगा गायब, इसलिए ये नहीं होगा। अब उसी तरीके से इसको देखोगे तो क्या ये होगा? ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर से एक एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, इधर से तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का एक टर्म मिल गया। और सिर्फ अगर मान लो ऐसा भी मिला ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या रखना है, नॉन जीरो रखना है। बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना? बिल्कुल। तो ये आपको बस क्या करना था, ध्यान रखना था। अब वो बात हम लोगों के पास अब वो समय आ गया है कि हम्म हम लोग बोलते थे ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको कैसे मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये देखने वाला। चलो फटाफट करते हैं पहला क्वेश्चन को। और ये क्या है? एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है समझिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जब भी ऐसा कोई शेप बोलता है ना तो पहले आपको ये शेप ड्रॉ कर लेना है। ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ और इसकी एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, अब जरा समझिएगा क्या कहता है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसी को मैथमेटिक लिखना है। क्या बोलता है? जैसे इसको हिंदी समझा दूं तो कहता है कि जो उसकी लंबाई है ना वो उसके चौड़ाई के दो गुने से एक ज्यादा है। यानी अगर इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ को अगर मैं x मान लूं, अगर मान लूं तो लेंथ क्या हो जाएगा? तो लेंथ क्या होता है? बोला है कि जो चौड़ाई है उसका दो गुना, तो x का दो गुना उससे एक ज्यादा तो एक ज्यादा, ये हो गया इसका लेंथ। मिल गया ना? तो अब देखो हमने ऐसा निकाल लिया। अब जो क्वेश्चंस में ये लाइन लिखा गया था इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग ये था कि जो एरिया होता है ना वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपको पता। और एरिया आपको दिया गया था 528 और लेंथ है आपका 2x प्लस 1 और ब्रेथ है आपका x। अब ये जो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन दिया गया होता है जिसको आप रिक्रिएट कर सकते हो। जैसे एरिया दिया गया था, फिर बोलोगे आपने एरिया ही क्यों निकाला? क्योंकि एरिया ही एरिया के साथ बराबर कर पाएंगे, लेंथ को लेंथ के साथ बराबर कर पाएंगे, ब्रेथ को ब्रेथ के साथ बराबर कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए हम लोग को जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया गया था और जिसका नहीं दिया गया था उसको एक्स के उसका वेरिएबल के टर्म में उसका वैल्यू निकाला और उसको मैंने फिक्स जो एरिया था उसके साथ इक्वेट कर दिया। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? ये 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखो ये सिंपल सा इसका क्या मिल गया आपको? इक्वेशन मिला। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रखा हूं ताकि आपके ना दिमाग को खोल के रख दे पूरा चैप्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 306 है। अब दो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव भी हो तो इंटीजर क्या होता है बताओ? 1 2 3 4
5 ऐसे करके यही होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो अगर मान लो कोई एक लिया तो एक दो ये ले सकता है, कोई कोई ये दोनों ले सकता है ना, कोई मान लो 2 3 ले सकता है। तो अब ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ना, बट दोनों कंसेक्यूटिव होना चाहिए। लेकिन जब दोनों कंसेक्यूटिव की बात करोगे तो इसमें एक बात कॉमन पता क्या होता है कि जब एक लोगे ना, मान लो ये 4 लिया, तो अगला कौन सा होगा ये आप बता सकते हो, क्यों कंसेक्यूटिव है इसीलिए। अगला क्या होगा, अगला 4 के बाद अगला इंटीजर 5 होता है। यानी अगर कोई इंटीजर, पहला इंटीजर यानी जो फर्स्ट इंटीजर है, उसको आपने अगर एक सपोज कर लिया, अगर आपको एक्स पता है, तो सेकेंड इंटीजर में कुछ और नहीं करना है कि जो आपको पता उसमें एक ऐड करोगे तो अगला इंटीजर मिलेगा कंसेक्यूटिव, तो अगला हो जाएगा x प्लस 1। अब कहता क्या है क्वेश्चंस में, जरा क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, अब क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस में कहता है कि जो प्रोडक्ट है, मतलब दोनों को गुना करोगे इन दोनों को, तो वो 306 मिल जाएगा। तो करो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम लोग क्या कर देते हैं कि ब्रैकेट नहीं देते हैं। ये एक सिंगल इंटीजर है, ये एक अलग इंटीजर है, याद रखिएगा। नहीं तो नहीं करोगे तो बाद में कंफ्यूजन। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 1 से करेंगे तो x, और माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये है। अब सिर्फ हम लोग इक्वेशन बना दे रहे हैं, बाद में इसको आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में। क्लियर है? हाँ। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एज वाला क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोचिएगा ध्यान से, ठीक है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो 26 साल जो है वो बड़ी है, किससे, रोहन से। ठीक है, आगे क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। यानी 3 साल के बाद उनके एज का प्रोडक्ट 360 है। तो बताओ, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो पूछा गया ना उसको सपोज कर लो, तो लेट कर लो रोहन, है ना, रोहन प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज जो है एक्स सपोज कर लो। और पहला ही लाइन में क्या लिखा गया था ये पढ़िएगा कि रोहन की मां रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। तो रोहन्स मदर क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर्स, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो है वो क्या हो जाएगा, 26 साल बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर। क्लियर है? चलो, अब कहता है कि 3 साल फ्रॉम नो, यानी 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 ईयर, एकदम सेम तरीके से निकालेगा, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन्स एज जो है वो हो जाएगा कितना, 3 साल वो बढ़ जाएगा ना, 3 साल के में जितना था x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। जबकि उसकी मदर जो है, उसकी जो मदर का एज क्या हो जाएगा, उसका मदर भी 3 साल ही बढ़ेगी। तो x प्लस 26 तो पहले था, 3 और हो गया तो कितना हो गया, x प्लस 26 और 3 कितना होता है, 29। तो x प्लस 29 ईयर उसकी माँ हो गई। देखो, जिस जगह पे उनके एज का रिलेशन बोलता है वहां का एज निकालो जिन दोनों के बीच का पूछा गया है। तो 3 साल के बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट बोला गया था, तो पहले 3 साल के बाद उन दोनों का एज पता होगा तब ना, इसलिए मैंने पहले उसका एज निकाल लिया। अब जो क्वेश्चंस बोला है उसको ध्यान से समझिएगा, लिखा है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है, तो प्रोडक्ट कर दो। तो पहला है x प्लस 3 और दूसरी उनकी माँ जो है वो है x प्लस 29 और ये है 360। क्या आप इसको प्रोडक्ट कर लोगे या मैं कर लूं, आप इसको कर लोगे प्रोडक्ट, अगर कर लोगे तो जल्दी से करो, x को x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 32x और प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360।
अब ये कैसे किया आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फास्ट फास्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट करना तो आपको अब आना चाहिए। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 को 3 से करोगे तो 90, और 90 में सेटिंग करा दोगे तो 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87। यानी सही मायने में एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 360 माइनस 87। अब जो बचेगा उसको तो कर लेना, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात बहुत इजीली क्या हो गया होगा, समझ में आ, इसको घटा लेना, ऐसे मत लिख देना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, लिखना होता है। अब एक ट्रेन वाला क्वेश्चन भी दे दिया मैंने, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। अभी मैं इनको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। आगे मैं जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो एनसीईआरटी वगैरह में जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैंडर्ड, उनको भी मैं लेके यहाँ पे आया हूं, ताकि आप सीखोगे। क्योंकि मैंने कहा था ये वन शॉट का मतलब कंप्लीट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस होंगे। A train travel a distance of 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, याद रखिएगा 480 किलोमीटर। देखो यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए बोल दिया ताकि आपको टेंशन ना हो जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं बोलेगा तो आंसर अलग हो सकता है। तो इतना हो गया। अच्छा एक बात आप जानते हो ना कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो मैजिक फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आया, बिल्कुल। अब जरा पढ़िएगा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। है ना, समझ आ रहा है बात, कह रहा है कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम होता तो वो 3 घंटा ज्यादा समय लेता इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो लेता। तो अब जरा बताइए कि वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट कर लो, लेट इनिशियल स्पीड, लेट इनिशियल स्पीड अगर मैं निकालूं स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यूनिट है जो उसमें दिया गया है, ठीक है। अगर ये दिया गया है और टाइम इसको कुछ लगता होगा ना, हाँ, अच्छा 3 आवर, ठीक है, ठीक है। तो उस समय टाइम कितना लगता होगा उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो उस समय टाइम मान लो t1 टाइम लगता होगा, है ना। तो इस समय उसको लगता होगा, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी फॉर्मूले को रिजेंबल कर दोगे तो ये मिलेगा। तो उस समय टाइम इसको कितना लगता था, तो बोलोगे डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर और स्पीड था उसका x, तो इतना टाइम लगता था। बट अब क्या कहता है, बट न्यू स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बट न्यू स्पीड जो है, बट न्यू स्पीड जो है वो क्या है, कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम वो कर रहा है, यानी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, नया स्पीड x माइनस पर आवर है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, मान लो टाइम t2 लगेगा, और तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस जितना है वही डिस्टेंस को कवर करना है, और x माइनस 8 है। ये हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। चलो ठीक है। अब हाँ, अब जब डाउट नहीं है तो मैं इस क्वेश्चंस को आगे और कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चंस को जरा पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, कहता है दोनों टाइम जो है ना, दोनों टाइम जो है वो में 3 घंटे का अंतर है। क्योंकि देखो ना, कह रहा है ना कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। बोले इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास 10 रुपया है और आपके पास, तो आपके पास 5 रुपया कम है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम दोनों के बीच 5 रुपये का अंतर है। या मैं बोलूं कि हमारे पास आपसे 5 रुपया कम है, इसका मीनिंग भी यही हुआ कि हम दोनों के बीच पैसे का डिफरेंस मात्र 5 रुपये का है।
ये कह रहा है कि अगर पहले इतना समय लगता था अब 3 घंटा ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब पहले के समय और अब के समय में 3 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अच्छा, तो क्लियर हो गया। अब स्पीड, तो अब देखो, तो अब बताओ कि पहले ज्यादा समय लगता था कि अब ज्यादा समय लगता है, ये बता दो। तो पहले स्पीड ज्यादा था, पहले स्पीड ज्यादा था तो कम समय लगता होगा, यानी T1 जो है वो क्या समय लेगा, कम समय लेगा। T2 जो है वो ज्यादा समय लेगा। यानी जो क्वेश्चंस कह रहा है कि T2 माइनस T1 जो है, T2 माइनस T1 जो है वो 3 घंटे का है। जहां T1 जो है इनिशियल समय में जो समय लगता था वो था T1 था, और T2 जो है वो स्पीड कम होने के बाद जो समय लेता है वो है। क्वेश्चंस में इसको और भी तरीके से कैसे लिख सकता था, इसको और कैसे लिख सकता था, कि जो T1 है वो T2 से 3 घंटा, देखो ये भी बोल सकते थे आप, एक ही बात है। अब आपको T2 और T1 दोनों निकाल के मैं दे चुका हूं। तो T2 कितना था, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर 3। ये एक इक्वेशन बना, इसे पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक लाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक कैसे लाओगे, तो 480 को आप कॉमन निकाल लेना, और तो बचेगा x, और x माइनस 8 का एलसीएम निकाल दोगे तो ये मिल जाएगा आपको, x x मिलेगा और माइनस ये x माइनस 8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बाई 1। समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब चलो, अब ये 480 को इधर ले जाओ, तो ऊपर में मिलेगा x माइनस एक्स प्लस 8, तो ऊपर में तो सिर्फ 8 बचेगा और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 480 को लाके इधर डिवाइड कर दोगे तो 3 अपॉन 480। ये सिर्फ सिंपल सॉल्यूशन है और कुछ मैंने किया नहीं है। अब कट जाएगा, 3 एकम 3, 16, ये आ रहा है क्या, 160। आई होप यही आ रहा है, देख लो। 3 एकम 3, 3 छक 18, हाँ ये आ गया। तो ओवरऑल क्या मिल गया कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 करोगे तो कोई नहीं, और 160 इंटू, अच्छा 8 नहीं है, 8 है वहां ना, इंटू 8। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1280 बराबर 0। यही है आपका वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम था उसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करने वाला है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। हाँ, अब हम लोग समझते हैं कि रूट्स क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी बताए कि उसको वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग उन वर्ड प्रॉब्लम का रूट्स निकालने का कोशिश करेंगे कि रूट्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो दे दिया मैंने, है ना, मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखा, तो रूट का क्या मतलब होता है, समझ लो बात को। रूट का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कौन सा इसका वैसा वैल्यू डालें कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे। जैसे लेट कर लेते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। क्या x का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई करता है? तो LHS में इसका हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 एंड प्लस 1। तो -1 का पावर 1 होता है, और ये -2 और +1, तो ये कट के क्या मिल गया, 0।
इसका मीनिंग क्या हो गया कि x का वैल्यू -1 जो है वही x का एक वैल्यू होगा। समझ में आया? यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कितने रूट्स होंगे? हाउ मेनी रूट्स? हाउ मेनी रूट्स? कितने रूट्स होंगे? तो देयर आर, है ना? तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उसके एटमोस्ट उतने रूट होते हैं, एटमोस्ट उतने ही रियल रूट्स होते हैं, है ना? तो ये कितना डिग्री का इक्वेशन है याद रखिएगा, एटमोस्ट, एटमोस्ट, है ना? एटमोस्ट होता है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा उसका दो ही रूट्स होगा, एक भी हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा उसका कितना रूट्स होगा? दो ही रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि 2 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है? 2 डिग्री का होता है, इसीलिए एटमोस्ट 2 रूट होंगे, एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे, एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे। एटमोस्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी एक रूट भी मिल सकता है, एक रूट आपको रियल नहीं मिलेगा, या एक रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों सेम हो जाते हैं। तो सेम हो गए तो एक ही हुआ ना। इसीलिए कोई भी अगर जितने डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होता है उसके एटमोस्ट उतने रूट होते हैं। इस पे कितना बार सवाल पूछा गया है, कितना बार, एग्जैक्टली नहीं, एटमोस्ट 2 रूट होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत लोग बुक में एक क्वेश्चन आया था पिछले लास्ट बार में, एग्जैक्टली 2 रूट्स ऐसा लिखा हुआ था, एग्जैक्टली 2 रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं ये नहीं, एटमोस्ट 2 रूट होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली का मतलब दो ही होगा, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो होगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सेम रूट हो गए तो एक ही काउंट हो जाता है ना? तो ये थोड़ों में, दोनों में थोड़ा टेंशन होता है। हाँ, ये बस इतने ही का डिफरेंस होता है। समझ में आया बात? ठीक है। तो जब ऑप्शन में प्रीफर करने के लिए आएगा तो आप इसको चूज करोगे, इसको नहीं, क्योंकि बोर्ड भी इसी को सही मानता है, एटमोस्ट 2 रूट। क्लियर हो गया बात? हाँ। अब एक जरा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या रूट हमारे पास पता होगा तो उससे वो इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल। तो सपोज कर लो, लेट कर लो कि जो x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b जो है रूट्स हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा इज, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, ये इक्वल टू 0। यही होगा वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी जो होगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई और नहीं, ये वाला होता है। ए और बी का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर एक बात होता है कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? a प्लस बी तो सम रूट्स होगा, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या होता है ध्यान समझिएगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? तो यहां से ध्यान में आप रखिएगा कि ये जो b होता है ये वाला कोफिशिएंट होता है x का कोफिशिएंट, और a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे तो a इंटू बी होता है और ये निकलता है c बाई ए से। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, और a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। याद रखिएगा विथ साइन यूज करना है आपको। अब देखो ये 2023 में उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, आपको समझ के मजा आ जाएगा। क्या है
कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट इज 0, उनका सम क्या है 0 है, तो दूसरा रूट क्या होगा। अब ऐसे ऑप्शन वाले सवाल को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखो हमको पता है कि दोनों का सम 0 है और एक 2 है, तो दूसरा वाला -2 ही तो होगा। -2 होगा कि नहीं होगा, बोलो बिल्कुल, क्योंकि देखो दोनों का सम क्या हो जाएगा 0। और अभी मैंने बताया कि एक रूट ये है a और एक रूट ये है b, दोनों रूट मिल गए आपको, तभी तो दोनों का सम 0 होगा। और कोई तरीका है क्या आपको कि एक में 2 और दूसरा में क्या जोड़ देंगे कि 0 आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहां ए और बी क्या होता है, रूट्स होता है, तो यूज कर लो ए स्क्वायर माइनस, अब ए प्लस बी करने का मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हम ऐसे सोच सकते थे, और एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। समझ आया आपको, बिल्कुल। अब इसी तरीके से रूट्स फाइंड करने के कितने तरीके हैं, तो रूट्स फाइंड करने के जनरली 3 तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन जो है, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो सिलेबस से अब हटा दिया गया है, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे इसके जस्ट बाद, है ना। तो फैक्टराइजेशन आप क्लास 7 6 से शुरू कर देते हैं, 6 7 8 9 तक तो कंप्लीट हो जाता है। तो चलो एक तो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे बेस्ड हम लोग कर लेते हैं ताकि इसको इजीली सॉल्व कर पाए। ये सब तो आप लोग कर ही लोगे, मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो रूट वाला है उसको सॉल्व। तो फैक्टराइजेशन में क्या रूल होता है पहले ये समझ लो। 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये 2024 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी पूछा गया था, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से इसका रूट्स निकालना था, तो करें। देखो इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा जो बिगनर उनके बता रहा हूं कि जब भी आपको फैक्टराइजेशन से निकालना हो तो आपको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विद साइन और जो कांस्टेंट टर्म वो दोनों को प्रोडक्ट कर लो, तो क्या मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट करोगे तो एसी मिल गया। अब इसके सारे फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर कैसे, जैसे मान लो एसी को लिया और आ गया मान लो 10, क्या मिल गया ये 10। तो 10 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 इंटू 10 हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, बस यही 2 फैक्टर हो सकते हैं ना। और एक 10 इंटू 1 या 5 इंटू 2। अब जैसे ही ऐसे लिख लोगे, अब इन दोनों में देखना क्या है कि जो बी में जो साइन है उसके साथ कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो बी क्या है, इनमें किसको या तो जोड़ के या घटा के आपको बी के बराबर, बी मतलब अगर प्लस में है तो प्लस में लाना और माइनस में है तो माइनस में लाना है, ये सोचना है, ठीक है। चलो तो वही काम करते हैं, यहाँ पे √2 है और 5√2 है, एक √2 है और दूसरा 5√2 है, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये 10 मिल गया ना हमको, 10 मिल गया। अब 10 को अभी वही बता रहे थे 1 और 10, 1 इंटू 10 फैक्टर ही होता है, 2 इंटू 5, ऐसे पूरा फैक्टर लिख लो। अब हमें क्या बोला था मैंने कि इन दोनों को साथ लाना है, 7 लाना है, जो एक बी होता है उसके बराबर करना है। तो बताओ क्या इन दोनों को किसी भी तरीके से 7 लाया जा सकता है, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, बोलोगे नहीं। 5 और 2 7 होता है, और ये 7 है प्लस में और यहाँ भी प्लस में 7 आ रहा है, तो बस काम हमारा हो गया कंप्लीट। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, यही काम मेन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के कॉमन लेते हैं, तो दोनों में √2x जो है वो कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2। अब कैसे बचेगा अभी चर्चा करते हैं, फिलहाल इसको निकालने दो मुझे। x प्लस √2 यहाँ भी बचा इज इक्वल टू 0। देखो
कोई भी नंबर जो होता है वो उसका दो ऐसे ऐसे इससे मिलकर बना हुआ है, इन दोनों को करोगे तो इसके बराबर हो जाता है, कोई भी नंबर ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर हाफ, इसका पावर हाफ और दो का पावर हाफ, दो का पावर हाफ यानी दो का पावर फुल, और दो का पावर फुल का मतलब वन और दो का मतलब दो होता है ना। एक्सपोनेंट में आपने ये चीज को सीखा होगा। अब इनमें फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो आपको दिखेगा कि x प्लस रूट टू जो है दोनों में है, तो आपको रूट टू इंटू एक्स और प्लस 5 मिल गया ये। तो अब यहां से आप जो x, अब देखो एक चीज और जरा ध्यान रख लेना कि अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, अगर मान लो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट a गुना b जीरो है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इधर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। और का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ a जीरो हो b ना भी हो सकता हो, या b जीरो हो a नहीं भी हो सकता हो, या a भी जीरो हो और b भी जीरो हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ लिखेंगे कि x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाई x इज इक्वल टू माइनस रूट टू। दूसरा है रूट टू इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू, यानी इसको रेशनलाइज कर देंगे, नीचे रूट नहीं रखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, -5√2 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका दूसरा आंसर मिलने वाला है। बाकी तो सेम है, सबको आसानी से ब्रेक कर सकते हो, ये रूट वाला था तो मैंने आपको करवा दिया। क्लियर है बात। चलो अब ये 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये रूट के ऊपर ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है, कोई ऐसा साल नहीं हो जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट होंगे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसके रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब लेट फर्स्ट रूट जो होगा, दो रूट्स होंगे एट मोस्ट, तो मान लेते जो पहला रूट होगा वो अल्फा होगा, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, जो सेकेंड रूट हो जाएगा वो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। चलो तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अब रेसिप्रोकली कहा है तो लगा दो। अब क्या करो कि अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो लगाओ, तो या फिर इससे एक इक्वेशन बना लो, है ना, इससे एक इक्वेशन बना लोगे तो भी ये चीजें आसानी से निकल जाती है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यहां से निकालो, क्या होता है बताओ, या ऐसे निकाल लो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए, कोई मुझे अभी लास्ट में बताया था ना कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो होता है सी बाई ए। तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा कर, सॉरी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करोगे तो क्या बोलता है सी बाई ए, और सी क्या है माइनस के, और ए कितना है 3। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये कट गया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू माइनस के बाई 3, सो के इज इक्वल टू क्या मिल गया, -3। एक लाइन का था, सिर्फ ये कंसेप्ट आपको क्या करना था, यूज करके सॉल्व करना था। समझ आ रहा बात। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जब भी दोनों रूट में कुछ रिलेशन दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने सम ऑफ रूट्स वाला क्यों नहीं यूज किया, तो आप ऐसे लिखते 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो -10/3 कर देते। अब इनको से बताओ यहां से आपको क्या मिलता, यहां से आपको अल्फा का वैल्यू मिलता, क्योंकि सॉल्व करोगे तो अल्फा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे तो रूट मिलेंगे, उस रूट्स को आप क्या करोगे इसमें पुट करोगे तब के का वैल्यू मिलेगा। लेकिन दूसरा वाला जैसे मैंने यूज किया सी बाई ए, तो दोनों एक रूट अगर अल्फा था और दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा था, दोनों गुना करेंगे तो कट नहीं जाएगा, तो अल्फा तो खत्म हो गया, तो डायरेक्ट के में रिलेशन मिल गया और वही हमको चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचना है। अब जरा और कुछ क्वेश्चन जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिए हैं बुक से देख लो। वही क्वेश्चन है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, पहला लेते हैं x और दूसरा लेते हैं x प्लस 1। अभी तुरंत ही मैंने बताया था आपको कि एक दूसरा x प्लस 1 क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव है और हर एक कंसेक्यूटिव इंटीजर में एक ही का डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने +1 करके अगला निकाल लिया।
कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर, है ना, सम करना किसका, इसके स्क्वायर का, तो स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अच्छा, यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, थोड़ा रुको मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा थोड़ा गला सूख रहा है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि अगर लोग क्या करते हैं, पहले सम कर लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, तो वो गलत हुआ। जो क्या बोला है, सम करना है, किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का सम करना है, तो पहले स्क्वायर किया फिर सम किया, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक करना होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 365। तो x और x हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया आपको। अब इसको आंसर निकालना है, तो अभी तक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, तो हमको फैक्टराइजेशन से ही निकालना पड़ेगा। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो 182 हो जाएगा इसका फैक्टर गुना। अब इसको फैक्टराइज कर लो जल्दी जल्दी, ताकि एक यानी दो नंबर के में करना है, ताकि एक दो का डिफरेंस आ जाए। तो एक गुना कितना हो जाएगा, अच्छा एक तो 1, 2 से करेंगे, 8 10 1 11, 4 चौके 16, तो 4 से नहीं कर रहा है ना, 14, 7 से कट रहा है क्या, देखो तो 7 से, 7 दूना 14, 4 7 छक 42, नहीं हो गया, हाँ। और 14 गुना 13 करोगे तो भी आ जाएगा, देखो 14 गुना 13 करोगे तो ये 182 आ जाएगा। तो कर दो एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस में चाहिए तो प्लस 14, इसको प्लस में रखना पड़ेगा, और माइनस 13x करना पड़ेगा, और माइनस 182 करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको x कॉमन निकलेगा तो मिलेगा x प्लस 14, और यहां से माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 14, राइट। अब और इक्वल टू 0 ये भी होगा। तो अच्छा, एक्स स्क्वायर के कॉमन निकाल रहे हो, एक्स निकलेगा ना, हाँ। तो मिला आपको x माइनस 13, और यहाँ से मिलेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि यहाँ से दोनों को 0 करोगे तो x का 13 भी आएगा और x का वैल्यू माइनस 14 आएगा। लेकिन हमने कहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है क्या, नहीं है, तो ये वाला नहीं लेंगे, x बराबर 13 लेंगे, x बराबर 13 लेंगे। तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे बताइए, तो इंटीजर जो है वो हो जाएंगे 13 और 14, क्योंकि एक ज्यादा होता है ना 13 से 14, तो इसको स्क्वायर करके देखो क्या 135 आता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 15 का 5, ठीक है यही आ जाएगा। यूनिट डिजिट मैंने चेक कर लिया 5 ही आ रहा है, यानी वो दोनों इंटीजर 13 और 14 होंगे। ऐसे आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। सिंपल है, तो निकाल सकते हो आप क्या, जब आप कह रहा है एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल ही है। मैंने कहा था ना ये जनरली ऐसे बात, ये सब आसान सवाल होता है। हाइपोटेनस से कहता है 13 है, और कहता है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, तो बेस अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 ना, क्योंकि बेस से कम है, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। अब इसके दो साइड्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे करोगे जल्दी से बताओ। तो पाइथागोरस ही ना, यहाँ पे रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहते हैं कि जो 13 का सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर होता है, बाकी की जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम का बराबर होता है, ये बस। 13 का 169 होता है, इसका ए स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 14x और
69, 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2, 120, राइट। हाँ 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 भी कॉमन निकाल दोगे तो और जा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, अब 2 तो 0 नहीं है ना। अब आपको पता है कि 2 यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब कौन 0 है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर ये 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करने आता है, माइनस 60 है तो माइनस 60 को कैसे कैसे करोगे, सारे फैक्टर लिखो, बट मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, टाइम लिमिटेड है ना। तो 15 और 4, 4 और 15 होता है, ये भी नहीं हो रहा है। 12 इंटू 5 होता है 7, 5, हाँ 7, डिफरेंस 7 में अजय ध्यान रखना है, हाँ, और माइनस 7 आना चाहिए। तो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। ये हो गया x, और यहां से x माइनस 12, और यहां से 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 12। तो यहां से आप देखोगे कि x माइनस 12 कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x बराबर 12 हो गया। तो 12 में 7 हो गया कितना, 5, 12, 13, ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो x निकल गया ना, ये निकल गया कितना 12। तो 12 माइनस 7 करोगे कितना हो जाएगा 5। तो 5, 12, 13 वैसे भी होता है, डायरेक्टली हम लोग निकाल ही सकते थे। अब रूट्स के नेचर की बात करते हैं, है ना। रूट्स के नेचर की बात करते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जहां पे ए जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, चलो ठीक है। अब जरा समझिएगा कि अगर इसके रूट्स निकालोगे आप, है ना, इसका अगर आप रूट्स निकालते हो नेचर, मतलब वो कैसा रूट्स आएगा, इक्वल आएंगे कि क्या आएंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्टली डिराइव कर दूं क्या, वो फॉर्मूला कर देता हूं, चलो। हाँ, तो एक फॉर्मूला होता है एक्स, इस यहां से एक्स जो निकलता है होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहां से x का वो वैल्यू निकलता है। अब ये रूट कैसा होगा ये डिपेंड करता है ये रूट के अंदर जो चीजें हैं उसको। तो रूट के अंदर जो चीज है उसको नाम देते हैं हम लोग डी, और डी को मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ आया बात। इसी को अब सोचो कि अगर ये जो रूट के अंदर जो चीजें हैं वो अगर जीरो हो जाए, यानी डी बराबर जीरो हो जाए, अगर डी जीरो हो जाए तब क्या होगा, तब जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन 2a, और माइनस बी, है ना, प्लस 0 था और माइनस 0 अपॉन 2a, यानी कह सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, यानी इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स है। यानी अगर रूट, यानी डी जो है अगर आपने क्या निकाल दिया, जीरो हो गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि डी, ये पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर डी लेस देन जीरो हुआ तब क्या होगा, यानी नेगेटिव। तो नो रूट एग्जिस्ट, नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रूट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर मान लो -2 है, ये रियल है ही नहीं, ये नॉट रियल है, नॉट एंड रियल, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी होता है, तो फिर वो इमेजिनरी बन जाएगा। और तीसरा एक केस होता है कि d ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, d ग्रेटर तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, यानी टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे,
और क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहां तक समझ आया। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम लगता है कि ये आया कैसे, तो मैंने एक वीडियो कराया था, है ना, मैं एक वीडियो कराया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट को, मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया था बहुत पहले, बोलता है कि 4 महीना पहले मैंने कराया था, वहां पे इसका प्रूफ बताया है कि x इज इक्वल टू कैसे आता है, तो वहां एक बार आप देख लीजिए अगर आपको क्यूरियोसिटी है देखने का तो। ठीक है, मैंने सिर्फ स्पेशली इसी को प्रूफ किया था। तो यह याद क्या रखना है कि रूट जो होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, एक रूट इससे मिलेगा और एक रूट इसमें मिलेगा, माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। देखो 2a तो नीचे रहता ही है और माइनस बी, एक बार प्लस रूट डी करना और एक बार माइनस रूट डी करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलो ये दोनों मैंने एक ही साथ बता दिया। अब जल्दी से बताओ, find the nature of the roots for the following quadratic if real root exist। तो फाइंड भी करना है उसको। तो नेचर बताने के लिए पहले यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए बी सी का जरूरत पड़ता है। ए बराबर 2 है, बी बराबर -3 है और सी बराबर जो है 5 है। और नेचर कौन बताता है, डी। तो और डी कैसे निकलता है बताइए, डी निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि बी जो है उसका स्क्वायर करना है और -4 इंटू ए इंटू सी करना है। ठीक है, और b कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 2 और c का मतलब हो गया 5। तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8 बचे 40, यही हुआ ना। तो कितना हो जाएगा ये 36, 40 मतलब 29, 29 और 31, नहीं 10 में से 9 गया तो 1, और ये 31 है ना, 31 माइनस में, यानी डी मिल गया माइनस में। तो आपको पता है ना कि डी नेगेटिव होने का मीनिंग क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जब रूट्स निकालते हैं हम लोग तो एटमोस्ट 2 कहते हैं, ना कि एग्जैक्टली 2, क्योंकि इसका अगर आंसर निकालोगे तो रूट एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैंने कहा था इसमें रियल रूट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ बात, इसलिए एटमोस्ट 2 बात बोला था मैं। इसमें जरा ध्यान से देख के बताओ, तो यहाँ पहले ए बताओ, ए बराबर 3 है, बी बराबर -4√3 है और सी बराबर 4 है। तो डी निकाल लो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, और बी कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 का 16 तिया 48 हो जाएगा, और 4 चौके 16 तिया 48 यहाँ भी, यानी डी बराबर हो गया 0। और 0 या इससे बड़ा अगर आता है तो रियल रूट्स होते हैं, तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होता है एक तो, और दूसरा भी -b अपॉन 2a होता है। तो b कितना होता है यहाँ से माइनस, तो माइनस -4√3 अपॉन 2 इंटू ए कहने का मतलब कितना हो गया 3, और तो यही हो जाएगा सेम, तो ये 4√3 अपॉन 6, तो यही दोनों सेम रूट्स मिल गए डायरेक्ट। क्लियर है बात की नहीं है, बिल्कुल। सेम क्वेश्चन है कि हाफ इक्वल रूट्स होंगे तो के का वैल्यू बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा ये पूछा जाता है आपको। Find the value of k for which each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। यानी अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो k का वैल्यू बताइए। तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इज इक्वल टू 0 होता था। और यहाँ पे आपको a कितना है, इस क्वेश्चन के लिए a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। तो लगाइए वैल्यू, b का वैल्यू होता है k, सो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 2,
सी है आपका 3 इज इक्वल टू 0। सो के का स्क्वायर 4 दिया 3 दूना 6 चौके 24 बराबर 0 है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 ए 3 दूना 6 चौके 24 यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 24 यानी के जो हो जाएगा वो रूट अंडर 24 आ गया। तो 24 का कितना होता है 4 यानी 2√6 हो जाएगा के का वैल्यू 2√6 आ जाएगा। 2√6 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये रियल रूट्स देने वाला है। सेम क्वेश्चन ये है बस इसको मैं क्वाड्रेटिक बता देता हूँ कैसे बनेगा ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से आप सेम तरीके से डी निकाल लोगे और डी को 0 कर दोगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दोगे और बी कितना है आपको ये -2k का स्क्वायर करोगे -4 इंटू ए कितना है के है और सी जो है वो 6 है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा ये 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। तो 4k अगर बाहर निकालोगे तो k स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको पता है 4 इंटू के तो या तो के का वैल्यू या तो 0 होगा या के का वैल्यू जो हो जाएगा वो रूट अंडर 6 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसको रियल और इक्वल रूट्स देंगे। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स होंगे। इसके इक्वल रूट्स होंगे तब बताइए। सेम क्वेश्चन है ना 2014 के अंदर आपको पूछा गया है 4 मार्क्स में। ठीक है तो के पहले फाइंड आउट करना है जिसके लिए इक्वल रूट्स होंगे। चलो ठीक है तो यहाँ पर ए जो आपके पास कितना है के प्लस 4 है बी कितना है के प्लस 1 है और सी कितना है 1 है। क्योंकि बोला रूट्स इक्वल है तो डी इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर प्लस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a कहने का मतलब k प्लस 4 और c का मतलब होता है 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या निकालोगे k का वैल्यू निकाल लोगे। k का वैल्यू निकालोगे कि नहीं बिल्कुल। और जैसे ही k निकालोगे k का वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे इसमें k के वैल्यू को आप क्या करोगे इसमें k का वैल्यू को पुट कर दोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से आप अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा एग्जैक्टली। अब एक 2 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा आपको सॉल्व करना है। 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 24 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट इंटरचेंज कर जाते हैं प्लेस को उसके बराबर। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं इस तरीके से हैं। तो 2 डिजिट के नंबर होते क्या हैं ध्यान समझिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 24 यानी अगर यूनिट डिजिट उसका कुछ होगा तो यूनिट डिजिट उसका कुछ सपोज कर लो यूनिट डिजिट x होगा। तो 10 प्लेस का डिजिट क्या होगा 10 डिजिट क्या हो जाएगा उसका 10 प्लेस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा अगर प्रोडक्ट दोनों का 24 है तो एक x होगा तो 24 अपॉन x हो जाएगा कि नहीं। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 24। चलो तो नंबर क्या बनेगा नंबर क्या होता है आपको पता है कि नंबर जो 10 प्लेस के होता है उसको 10 इंटू 24 अपॉन एक्स और प्लस एक्स ऐसे नंबर बन गए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कहता है क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा इंटरचेंज्ड डिजिट क्या हो जाएगा है ना नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट इंटरचेंजिंग डिजिट तो क्या मिलेगा बताओ। तो न्यू नंबर मिलेगा एक तो न्यू नंबर किसके बराबर हो जाएगा न्यू नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स ये हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को जरा ध्यान समझिएगा क्या कहता है
कि जो अगर इस नंबर में 24 माइनस कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। यानी जो ओरिजिनल नंबर में से 24 18 ना 18 सॉरी 18 को अगर घटा दोगे तो न्यू नंबर के बराबर हो जाएगा। न्यू नंबर मतलब जो इंटरचेंज है। तो नंबर कितना था आपका 10 अपॉन 24 अपॉन एक्स और प्लस एक्स माइनस 18 बराबर न्यू नंबर कितना है हमारा 10x प्लस 24 अपॉन एक्स इसके बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपली सॉल्व कर दोगे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। क्योंकि ऐसा कुछ मैं भी कराते आया हूं तो एक ही चीज को बार बार रिपीट कराने का क्या फायदा है ना। ये लास्ट सवाल है आज का, आज इसको लास्ट करेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स। कहता है कि मैंगो ग्रुप्स को डिजाइन करने का ये पॉसिबल है whose length is twice its breadth, जिसमें लंबाई जो है ब्रेथ का डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो कितना होगा। तो लेट कर लो, लेट लेंथ जो होगा, लेंथ जो होगा इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को कुछ सपोज करना पड़ेगा, है ना। तो लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। तो ब्रेथ को अगर मैं सपोज कर लूं, ब्रेथ अगर मैं x कर दूं तो लेंथ कितने हो जाएंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। तो अब कहता है कि रेक्टेंगुलर है तो एरिया निकालने आता है ना। रेक्टेंगल है ये, इस टाइप का कह रहा है और लेंथ जो है वो 2x है और ब्रेथ जो है वो x है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का सब लोग जानते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया गिवन है आपको 800 और लेंथ पता है आपको x और ये पता है 2x। तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सो x इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपन 2 यानी 400, यानी x जो हो जाएगा वो 20 मिल गया। x क्या मिल गया 20, डायरेक्ट मिल गया। और नहीं तो आपको फिर हाँ 20 मिल गया। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो अगर ये 20 मिला मुझे तो ये 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 मिल जाएगा। तो पॉसिबल है या नहीं है चेक करने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ता कि 2x स्क्वायर, अच्छा ये मिला था ना कि यहां से देखना कि x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब यहां से d निकाल लो तो a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू है माइनस 400। तो d क्या होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 400, यानी d इज इक्वल टू मिल गया 400, यानी d जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यस पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल का नाम क्या हुआ कि रूट्स रियल होने चाहिए तभी तो पॉसिबल हो पाएंगे। तो डी पॉजिटिव या जीरो हो जाए तो बोलते हैं ना कि होता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा पॉजिटिव है और आंसर भी निकल के आ गया आपके पास इतना है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क में दिए जाता हूं, इतना सीखने के बाद ये कर पाते हो कि नहीं। हाँ, पूरे लेक्चर को अगर प्रॉब्लम हो तो एक दो बार रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज करने के बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा। इतना से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इसी को रिवाइज करना है बार बार और एग्जाम में जाना है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए सीखते रहिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना पढ़ाई करिए और ध्यान रखिएगा अपने आप को और अपने परिवार